So guys, what's up? This is Himit Masan. I hope that you are doing absolutely well. So भाई और बहनों, welcome to the GST Crackers and this is our fourth video. टोटल 7 वीडियोस है अपने और 7 वीडियोस में से आई थिंक 3 वीडियोस अपने ऑलरेडी हो चुके हैं. कितने कौन से चैप्टर्स हम लोग ने किए? तो सबसे पहले वी डिड सप्लाई, देन चार्ज अंडर जीएसटी, देन वी डिड टाइम ऑफ सप्लाई, देन वी डिड रिटर्न्स अंडर जीएसटी, देन after that we did input tax credit, and today we are going to do two chapters, that is registration under GST and the second one is going to be your tax invoice debit note credit note. मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो ई वे बिल है वो मैं अलग से कवर करूंगा, पर वो ई वे बिल जो है इसमें ही मैंने कवर कर दिया है. सो जो आई थिंक 6th और 7th डे पे जो था उसमें ई वे बिल कवर करने वाला था, बट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इटसेल्फ, राइट? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. और ये भी स्टार्ट करने के पहले बताना चाहता हूं, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और छोटा सा भाई के लिए लाइक कर ही सकते हो. और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना. ओके, स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द लायबिलिटी टू रजिस्टर कंपल्सरीली अंडर सेक्शन 24 अराइजेस इन ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट केसेस. देखो दोस्तों, ये जो हम लोग अभी नीचे डिस्कस करेंगे ना, वो नीचे डिस्कस जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया ना, क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या करोगे तुम लोग? पॉज करोगे. क्या करोगे? पॉज करोगे. पॉज करने के बाद खुद को बताना कि भाई आंसर क्या है. आंसर खुद को बताओ. आंसर खुद को बताने के बाद क्या करो? वापस रिज्यूम करो एंड चेक कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है. एकदम बराबर. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1. देखो, मीनू अ सप्लायर इन महाराष्ट्र is exclusively engaged in supply of potatoes produced out of cultivation of her own land within Maharashtra and also outside Maharashtra. एक बार फटाफट पॉज करो और बताओ कि इसका आंसर क्या है. मीनू किधर की है? महाराष्ट्र की है. एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन व्हाट? सप्लाई ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन. अगर सप्लाई ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन है तो बात को समझो. सेक्शन नंबर 24 के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज बोली गई है कि अगर तुम लोग कौन सा भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो या फिर कौन सा भी एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो. एग्जम्प्ट सप्लाई मतलब कौन सा? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सप्लाई करते हो जो प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ लैंड होगा, then in that case दोस्तों you are not required to take any kind of registration. So can I say that in the first point वो 23 में बोला, नॉट 24, वो 23 में बोला है, माय बैड. तो इसमें लिखा है कि भाई अगर तुम लोग agriculturist हो to the extent of supply of produce out of cultivation of land is not liable for registration. मतलब तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है. अभी तुम लोग कंफ्यूज किधर हो सकते हो? तुम लोग बोल सकते हो कि नहीं सर, वो तो पोटैटो जो प्रोड्यूस करके बेच रहे थे वो विद इन महाराष्ट्र भी था एंड ऑल्सो आउटसाइड महाराष्ट्र भी था, मतलब वो इंटर स्टेट भी हो रहा था. बट देखो, ये अगर नॉर्मल गुड्स होता तो मैं बोलता कि ये इंटर स्टेट हो रहा है तो मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. बट ये गुड्स ही जो है ना, वो कौन से गुड्स है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एंड इसके वजह से अगर टैक्सेबल ही नहीं है, राइट, टैक्सेबल ही नहीं है, तो एंड सेक्शन 23 में स्पेसिफिकली बोला है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, देन इन दैट केस हम लोग वो इंट्रा का बात इधर नहीं करेंगे. अंडरस्टैंडिंग? यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन. पॉइंट नंबर 2, जिनू ऑयल्स गुजरात इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल. Further, it provides intrastate services of refining of oil to customers. ओके, मतलब वो मशीन ऑयल मतलब टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है और पेट्रोल मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स इंट्रास्टेट सर्विसेज और ऑफ रिफाइनिंग टू कस्टमर, ये भी ठीक है. मशीन ऑयल का टर्नओवर है 10 lakhs, पेट्रोल का टर्नओवर है 5 lakhs एंड सर्विसेज का टर्नओवर है 6 lakhs. सबसे पहले तुम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई तुम लोगों को कितना लिमिट एप्लीकेबल होता है. तुम लोग क्या करते हो कि कौन से स्टेट में हो? गुजरात में हो, मतलब अदर स्टेट्स में हो. अदर स्टेट्स में तुम लोग गुड्स दे रहे हो एक्सक्लूसिवली, या गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो, या ओनली सर्विस दे रहे हो. तो मशीन ऑयल बेच रहे हो पर उसके साथ साथ मैं सर्विस भी दे रहा हूँ, तो गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो. तो कहने से एप्लीकेबल लिमिट इज गोइंग टू बी 20 lakhs फॉर यू. यस. तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा भाई? एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आएगा, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, बाद में एक्सपोर्ट, सब कुछ इसमें आ जाएगा. अभी ये जो एग्जम्प्ट सप्लाई होता है ना, एग्जम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है. इसके वजह से 10 lakhs प्लस 5 lakhs प्लस 6 lakhs विच कम्स टू 21 lakhs. तो ये 21 lakhs क्या बन गया? मेरा टर्नओवर बन गया. एंड सिंस इट इज मोर देन 20 lakhs यू आर रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन. एकदम समझ रहा है अच्छे से? एकदम सही है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इन दिस? ओके,
Point number 2 is done. Point number 3 पे Tilu is working as an agent. He is supplying taxable goods as an agent of Tiku, and its aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit during the financial year. अभी एक चीज याद रखना, टीकू कौन है? टीकू एक रजिस्टर्ड प्रिंसिपल है. अगर टीकू एक रजिस्टर्ड प्रिंसिपल है तो एजेंट जो होगा ना, एजेंट का खुद का टर्नओवर लिमिट से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम लोग कभी नहीं देखेंगे. ही इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन. एजेंट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन इधर लेना पड़ेगा. इट डज नॉट मैटर व्हाट विल बी एजेंट्स टर्नओवर. ओके, ठीक है, मतलब वो टर्नओवर क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डज नॉट मैटर. ठीक है, ये हो गया पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे क्वेश्चंस इधर लिए हैं. सो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, सो हम लोग फटाफट करेंगे सो दैट लास्ट डे पे तुम लोगों को अच्छे से कवर करने के लिए, मतलब इट विल बी इजी फॉर यू टू कवर एवरीथिंग. Rajesh Dynamics, having its head office in Chennai, carries on the following activities with respective turnovers in a financial year. Okay, नीचे कुछ चीजें दी है और पूछा है कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है. ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? सब कुछ आता है भाई. टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड इन एग्रीगेट टर्नओवर. सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई, पेट्रोल है तो सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो भी वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में फॉल होता है ना, तो वो कंसिडर किया जाएगा. सो 18 लाख कंसिडर किया जाएगा. वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस. ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है, उस पर रिवर्स चार्ज के बेसिस पे मुझे टैक्स देना है. सो इज इट माई टर्न ओवर? नो, इट इज नॉट माई टर्न ओवर. तो 9 लाख रुपीज जो है वो 9 लाख रुपीज भले मुझे सप्लाई मिला होगा, पर मैं 9 लाख पे करूंगा और सामने वाला जो पर्सन होगा, दैट पर्सन, इट इज दैट पर्सन टर्न ओवर, बिकॉज वो मुझे बेच रहा है. सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ मैं टैक्स दे रहा हूं गवर्नमेंट को जाके. तो इट इज नॉट माई टर्न ओवर. आई होप यू आर क्लियर. सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एट चेन्नई, ये भी आ जाएगा. ये 2 लाख है, 0 उधर छुप गया. वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर, ये भी आ जाएगा. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ये भी आ जाएगा. सिर्फ एक नहीं आएगा, दैट इज दिस. बाकी सब आएगा. सो आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? 33 lakhs. आई होप यू आर क्लियर. इजी है. बढ़ते आगे. क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड क्वेश्चन. PBD Private Limited of Gujarat exclusively manufactures and sells product Z, which is exempt from GST by notification issued under relevant GST legislation. ठीक है. The company sells Z only within Gujarat and is not registered under GST laws. Okay, fine. So गुजरात के अंदर ही वो सप्लाई करता है और वो exempt सप्लाई करता है. So of course उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं. The turnover of the company in the previous year was 50 lakhs. Last year का turnover कितना था उसका? 50 lakhs था. The company expects the sales to grow by 10%. बात को समझो, भले उसका टर्नओवर का लिमिट 50 lakhs, टर्नओवर 50 lakhs था, वो तो एग्जेम्प्ट ही दे रहा है. वो सप्लाई क्या दे रहा है? एग्जेम्प्ट सप्लाई दे रहा है. तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत है क्या? एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई देता होगा तो नॉट रिक्वायर्ड. तो इसके वजह से लास्ट ईयर भले 50 lakhs था, हम लोगों को इसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ही इज एक्सक्लूसिवली गिविंग एग्जेम्प्ट सप्लाई. Understanding? The company expects the sales to grow by 10% in the current financial year 24-25. Very good, no problem. However, effective 1/1/25, exemption available on Z was withdrawn by the central government and GST at the rate of 5% was imposed thereon. मतलब ये financial year 24-25 था. 24-25 के अंदर मैं बोल सकता हूं कि भाई 1/4/2024 को स्टार्ट हुआ, 31/3/2025 को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा. अभी 31 December 2024 तक वो एग्जाम सप्लाई दे रहा था. नाउ एग्जाम्शन हैज बीन विथड्रॉन, अभी वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है. बराबर है? ओके, फाइन. BBD is of the okay, sorry. The turnover of the company for the 9 months ended on 31/12/24 was 42 lakhs. मतलब जो टर्नओवर था ना, वो टर्नओवर कितना था इधर? 42 lakhs था. नाउ जैसे वो टैक्सेबल सप्लाई देगा, हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन लिमिट कितना है और ये सब. वो किधर का है? गुजरात का है. क्या सप्लाई करता है? वो सप्लाई करता है एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट है, मतलब गुड्स है. सो कैन आई से द टर्नओवर लिमिट फॉर हिम इज गोइंग टू बी 40 lakhs एवरीवन. ना हम लोगों को देखना है कि 40 lakhs उसका क्रॉस होता है कि नहीं. द क्वेश्चन कम्स कि 40 lakhs हम लोग किधर से देखेंगे? जब भी से टैक्सेबिलिटी आया तभी से 40 lakhs देखेंगे, या पूरे फाइनेंशियल ईयर का 40 lakhs देखेंगे? याद रखना कभी भी, ये जो 40 lakhs होगा, दिस 40 lakh rupees you will see
फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तुम्हारा जो टर्नओवर है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई तो टर्नओवर में इंक्लूड करते ही है हम, बराबर। सो एग्जेम्प्ट टर्नओवर का 42 लाख आ जाएगा, और तो इसके वजह से उसका ऑलरेडी 40 लाख कवर हो चुका है, मतलब क्रॉस हो चुका है ऑन द फर्स्ट डे ऑन विच इट बिकेम टैक्सेबल। फर्स्ट डे ही उसका टर्नओवर तो क्रॉस हो चुका था, सो इमीडिएटली उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखो, बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं है, उसको ऑलरेडी जब भी वो टैक्सेबिलिटी हो गया ना वो गुड्स का, एग्जेम्पशन निकाल के टैक्सेबल हो गया, वही दिन पे उसको क्या लेना पड़ेगा, मतलब वही दिन पे वो ही इज रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। तो विद इन 30 डेज वो क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा टू मेक टू रजिस्टर हिमसेल्फ। Understanding? Perfect. Okay. Examine the above scenario and advise BBD Private Limited whether it needs to get registered under GST or not. GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो टिल दिसंबर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। दिसंबर के बाद विद इन 30 डेज उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Examine the following cases and explain with reasons whether the supplier of goods is liable to get registered in GST. ओके, क्या लिखा है उन्होंने कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या। करिश्मा ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पेसिफाइड स्टेट नहीं है, ओके, इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड सूट्स, मतलब ये गुड्स का बात कर रहे हैं। हिज टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश शोरूम इज 25 lakhs। ही हैज 2 more showrooms in मणिपुर एंड सिक्किम। ओके, एक हिमाचल प्रदेश है, एक मणिपुर है, और एक सिक्किम है। सो हिमाचल प्रदेश का अगर मैंने देखा तो ये स्पेशल स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, बट मणिपुर जो है ना ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिसका लिमिट इज 10 lakhs। तो कह रहे से पूरे पैन के लिए द लिमिट इज गोइंग टू बी 10 lakhs। अभी टर्नओवर्स देखो तीनों का ऐड करके, 25 प्लस 15 प्लस 18, डेफिनेटली इट इज क्रॉसिंग 10 lakhs, एंड दैट्स व्हाई करिश्मा विल हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। बराबर, यू फर्स्ट फ्रीज द लिमिट एंड देन यू सी एग्रीगेट टर्नओवर कितना है सबका एक साथ। Ankit of Telangana is exclusively engaged in intrastate taxable supply of footwears. His aggregate turnover in the current financial year is 25 lakhs. Okay, तेलंगाना है। तो मेरे से जो भी पढ़ा है उनको मालूम होगा, मैंने बोला था संपत करके दर इज वन, ये करेक्ट। संपत के अंदर ये जो टी है वो क्या था, तेलंगाना, एंड द लिमिट इज गोइंग टू बी व्हाट, 20 लाख। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ इसका टर्नओवर कितना है, 25 lakhs है। सो भले वो इंट्रास्टेट है, भले वो इंट्रास्टेट, इधर 40 lakhs नहीं लगेगा, इधर 20 lakhs ही लगेगा। सो हियर ही अंकित इज रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। एकदम मस्त का चस्का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी पे। आकाश ऑफ उत्तर प्रदेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला, पान मसाला रे बाबा। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 30 lakhs। अभी उत्तर प्रदेश से है, बराबर है, तो अदर स्टेट्स में आ गया। अदर स्टेट्स में एक्सक्लूसिवली गुड्स में जा रहा है, तो 40 lakhs होना चाहिए था, बट सिंस इट इज पान मसाला, मतलब नोटिफाइड गुड्स, द लिमिट इज नॉट गोइंग टू बी 40 lakhs, इट इज गोइंग टू बी 20 lakhs, right? And that's why since current turnover is 30 lakhs, he is required to take a registration. समझा कि नहीं, मस्त एकदम बढ़िया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। Mrs. Siaram is a trader of decorative items in Hoskhas, Delhi. His aggregate turnover exceeded 40 lakhs in the month of October. 40 lakh cross हुआ. He applied for registration on GST portal but missed to submit the details of his bank account. Bank account के details उसने नहीं डाले. His tax consultant advised him that prior submission of bank details is mandatory to obtain the registration. उसको bank details पहले ही देने चाहिए थे. Examine whether the advice of Mr. Siaram, टैक्स कंसल्टेंट, इज करेक्ट। क्या लगता है तुम लोगों को? देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी, बराबर। ये जो पार्ट बी होता है ना, पार्ट बी के अंदर तुम लोगों को बैंक डिटेल्स देने पड़ते हैं, बराबर, ये बराबर है, बैंक डिटेल्स देने पड़ते हैं। बट एक रूल बीच में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो रूल का नाम है रूल नंबर 10A, बराबर है, रूल नंबर 10A। ये रूल नंबर 10A जो आया था, वो रूल नंबर 10A में स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है दैट इवन दो यू डोंट सबमिट द डिटेल्स इन, यू डोंट सबमिट द बैंक डिटेल्स
इन योर पार्ट बी इट इज ओके, यू कैन सबमिट द बैंक डिटेल्स आफ्टरवर्ड्स। अब ये आफ्टरवर्ड्स मतलब क्या होता है? आफ्टरवर्ड्स मतलब उन्होंने कुछ टाइम लिमिट दे दिया। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम लिमिट? टाइम लिमिट इज गोइंग टू बी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने से विद इन 30 days, 30 days from the grant of registration certificate, बराबर, और the date on which the return is required to be furnished under section 39 is due to be furnished, is required under section 39 is due to be furnished whichever is earlier। मतलब बेसिकली 30 days, मतलब आरसी मिला रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उधर से 30 days, और द डेट ऑन विच रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड whichever is earlier। ये दोनों डेट्स की whichever is earlier जो डेट आता है उसके पहले तुम लोग बैंक डिटेल्स गवर्नमेंट को जाके क्या कर सकते हो? सबमिट कर सकते हो। पार्ट बी के अंदर ही दिखाने का जरूरत नहीं है। और ये रिलैक्सेशन किधर दिया? रूल नंबर 10A के अंदर मिल। ये जो रिलैक्सेशन दिया है रूल नंबर 10A के अंदर, दिस रिलैक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू सम पीपल, विच मीन्स ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब पार्ट बी के अंदर ही तुम लोगों को बैंक डिटेल्स देने पड़ेंगे। तो ये कौन है ऐसे लोग हैं जिनको 10A एप्लीकेबल नहीं होता है? आई वॉन्ट यू टू पे अटमोस्ट अटेंशन एट दिस पॉइंट बिकॉज आई हैव दिस फीलिंग दैट इंस्टीट्यूट कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखते हुए आता है क्या। This relaxation is, however, not available for those who have been granted registration as TDS deductor or TCS collector, who have obtained suo motu registration under rule number 16। मतलब क्या बोला मैंने? जो TDS डिडक्टर है, जो TCS कलेक्टर है और जो suo motu रजिस्ट्रेशन लेता है, ये तीन लोगों को रिलैक्सेशन जो 10A के अंदर है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब उनको पार्ट बी के अंदर ही बैंक डिटेल सबमिट करने पड़ेंगे। एकदम मस्त का चस्का। I will come to the next question, that is question number 6। Mr. X of Haryana intends to start business of supply of building material to various construction sites in Haryana। मतलब हरियाणा के अंदर है और बिल्डिंग मटेरियल देना है उसको, मतलब गुड्स है। He has taken voluntary registration under GST in the month of April। However, he has not commenced the business till December due to lack of working capital। याद करो, याद करो क्या था कि उसने अगर जिधर से जब से स्टार्ट किया है उधर से अगर विद इन 6 months, मतलब जो दिन से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है उधर से अगर उसने विद इन 6 months कमेंस नहीं किया बिजनेस, देन इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर हैज ऑल द राइट्स टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। और वही हुआ है, देखो, द प्रॉपर ऑफिसर suo motu cancelled the registration of Mr. X। You are required to examine whether action taken by proper officer is valid in law। 100% valid। बिकॉज अप्रैल मंथ में लिया था, अप्रैल मंथ में लिया था, सो उसने दिसंबर तक काम चालू किया नहीं था, सो 6 months कब के खत्म हो गए थे। दैट्स व्हाई प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। नाउ ये लिखेंगे कैसे सर? ये लिखने के लिए तुम लोगों को और 5-6 चीजें लिखनी पड़ेंगी। दीज आर द रीजंस बेसिस विच द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड। तो वो तुम लोगों को सिर्फ क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कि तुम लोग ने अगर कॉन्ट्रावीन किया प्रोविजंस, फर्स्ट नंबर, उसके बाद तूने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया यूर एन कॉम्पोजिशन स्कीम for 3 consecutive tax period। अगर नॉर्मल केसेस में यू हैव नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months, ये इधर आ गया। उसके बाद नॉट कमेंस द बिजनेस विद इन 6 months, मतलब तूने विद इन 6 months कमेंस ही नहीं किया, ये इधर आ गया। अगर तूने रजिस्ट्रेशन लिया है विद फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, इससे अगर तूने अगर रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। तो ये 5-6 चीजें लिखो और उसके बताना कि ये देखो नॉट कमेंस बिजनेस है ना, इसकी वजह से तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम लोगों को एक बार देखना होगा, यू कैन पॉज द लेक्चर, हैव अ लुक एट इट, खुद को बताओ कि हाँ ये चीजें हैं, उसके बाद तुम लोग आगे बढ़ो। Understanding, just don't watch the lecture as if it's a movie, okay? Mr. X has applied for revocation of cancellation of registration after the service of the order of cancellation of registration। मतलब cancellation के बाद revocation के लिए apply किया। The department contends that the application for revocation of cancellation of registration can only be made within 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration। मतलब उन्होंने बोला कि भाई देख, ये जो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन है ना, वो सिर्फ 30 डेज के अंदर ही तुम लोग दे सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। तुम लोग विद इन 30 डेज दे सकते हो, ठीक है। हाउएवर, मिस्टर एक्स कंटेंट्स दैट द पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मे बी एक्सटेंडेड ऑन सफिशिएंट ग्राउंड्स बीइंग शोन। मतलब वो बोला कि ये भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है।
you are required to comment upon the validity of the contentions raised by the department and Mr. X. नाउ बात को समझो, रजिस्ट्रेशन होने के बाद मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद रिवोकेशन हो सकता है क्या? डेफिनेटली यस, वो रिवोकेशन हो सकता है। इधर देखो, मैंने तुम लोगों को एक एक्सप्लेन किया था, याद है? रिवोकेशन कभी हो सकता है? रिवोकेशन हो सकता है कैंसिलेशन ऑर्डर आने से विद इन 90 डेज। विद इन 90 डेज तुम लोग रिवोक कर सकते हो, और ये जो रिवोकेशन है, वो रिवोकेशन करने का टाइम पीरियड है जो 90 डेज का, वो एक्सटेंशन भी उसका मिल सकता है। सो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ नॉट मोर देन 180 डेज बाय द कमिश्नर, मतलब कमिश्नर का अप्रूवल लेके तुम लोग वो चीज एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो उन्होंने कुछ भी लिखा है 30 डेज पहले ही गलत है, और नीचे जो लिखा है कि यार कंटेंट्स दैट द पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में बी एक्सटेंडेड, यस यू कैन डू इट। सो 90 डेज तो पहले ही तुझे मिलता है, और वो एक्सटेंशन तुझे मैक्सिमम 180 डेज का मिल सकता है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये प्लीज तुम लोग याद रखना, 90-30-730 में तुम लोगों को बोला था 90-30 का प्रोग्राम 730 के बाद। याद है कि नहीं? 90-30 का प्रोग्राम 730 के बाद ये होता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बराबर? सो 90 डेज के अंदर मैं अप्लाई करूंगा, 30 डेज के अंदर वो रिस्पॉन्स देंगे या शो कॉज नोटिस देंगे। अगर शो कॉज नोटिस दिया तो मुझे विद इन 7 वर्किंग डेज रिस्पॉन्स करना है, और अगर उसके पास उनके पास रिस्पॉन्स चला गया, तो विद इन 30 डेज उनको वो डिस्पोज ऑफ करना है। यस बोलना है कि नो बोलना है, बराबर? सो 90 मेरा टाइम, 30 पीओ का टाइम, 7 वापस मेरा टाइम, 30 वापस पीओ का टाइम। एकदम मस्त, अच्छे से हो गया रिवाइज। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड क्वेश्चन नंबर, हाँ 9 क्वेश्चन है, मैं 7 क्वेश्चन पे अभी हूँ। ऋषभ एंटरप्राइजेस starts exploring the option to sell goods supplied by him within Uttarakhand on a popular electronic commerce platform, e-Vastu store, by listing the goods on the said platform. ठीक है, he approaches you for the advice on the following issues in this regard. मतलब वो क्या करता है, वो गुड्स बेचता है ऑन द थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, ऋषभ एंटरप्राइजेस विशेष टू कंटिन्यू हिज बिजनेस विदाउट रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी। उसको क्या करना है कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, पर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, सिंस इट विल एनहांस द कंप्लायंस बर्डन अंडर जीएसटी लॉ। उसके पास ऑप्शन है क्या? कैन ही सप्लाई द गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन? कर सकता है क्या? नाउ ये पहले अलाउड ही नहीं था। तुझे अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस करना है ना, तो तू रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। ये एक पॉइंट था, बट उन्होंने बाद में बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। तुम्हारे पास क्या है? ऑप्शन है, यू कैन डिसाइड नॉट टू गेट रजिस्टर्ड एंड स्टिल यू कैन सेल द गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये बेसिकली अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने को बताना पड़ेगा। अगर तुझे याद होगा तो हम लोग ने 8 पॉइंट्स रट्टा मारे थे लेक्चर के अंदर ही। 8 पॉइंट्स, वी हैड रिमेंबर्ड दीज 8 पॉइंट्स एंड हैव सिंप्लीफाइड दीज पॉइंट्स फॉर यू। सबसे पहले 8 पॉइंट्स 2 पॉकेट्स में याद रखेंगे। आई वांट यू टू रिमेंबर एवरी पॉइंट व्हिच इज मेंशन्ड हियर। क्या बोला है सबसे पहले कि भाई तुझे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है ना, तो पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए, बराबर? शैल नॉट मेक सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन 1 स्टेट और यूटी। इंटरस्टेट भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यू हैव मल्टीपल बिजनेस एट मल्टीपल लोकेशन। शैल नॉट मेक सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन 1 स्टेट और यूटी। एक ही स्टेट में तेरा ऑपरेशन होना चाहिए। यू शुड हैव अ पैन, and such person shall declare on the common portal certain things: PAN, state of operation, addresses of place of business। ये 4 चीजें एक साथ हम लोग याद रखेंगे। इंटरस्टेट नहीं कर सकता, एक ही स्टेट में करना चाहिए, पैन होना चाहिए, और 3 चीजें और कॉमन पोर्टल पे अपलोड होनी चाहिए: पैन, स्टेट ऑफ ऑपरेशन एंड एड्रेसेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, बराबर? बाद में इट वुड बी प्रोवाइडेड विद एनरोलमेंट नंबर। मतलब जो ऐसे जो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते बट दे वांट टू डू बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, और उनको एक ही एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, बाद में ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ऐसे ही लोगों को अलाउ करना चाहिए जिनके पास एनरोलमेंट नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो एटलीस्ट उनके पास क्या होना चाहिए? एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। समझा कि नहीं? एंड द लास्ट पॉइंट इज, वंस द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड, such enrollment number would be cancelled, of course। एनरोलमेंट नंबर इज ओनली फॉर टेम्पररी पर्पज, जब तक तेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन आ गया तो एनरोलमेंट नंबर कैंसिल, और रजिस्ट्रेशन तेरा इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब वही एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स। इफ दीज आर द कंडीशंस,
अगर तूने ये 8 के 8 कंडीशन सैटिस्फाई कर दिए, देन सप्लायर सप्लाइंग गुड्स टू ई-कॉमर्स ऑपरेटर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। समझा क्या? ओके, ओके। डिस्कस द जीएसटी implications इन केस ऋषभ एंटरप्राइजेस सप्लाइज गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म। अभी जीएसटी implications क्या होंगे? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कर रहा है तो सो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करे तो टीसीएस के इंप्लीकेशन आएंगे, बराबर है कि नहीं? देखो ना, ऋषभ एंटरप्राइजेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी as there shall be no GST implications on the supply made by him through e-commerce operator. However, e-commerce operator is required to submit the details of supplies made through it by unregistered suppliers having enrollment number in form GSTR 8. जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं उनको फॉर्म जीएसटीआर 8 भरना पड़ता है, बराबर। फर्दर, नो टैक्स एट सोर्स शैल बी कलेक्टेड बाय ई वास्तु स्टोर फॉर सच सप्लाईज। क्यों ऐसा? ई वास्तु स्टोर को कुछ भी सप्लाई टीसीएस भरने का जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज टीसीएस कभी लगता है, दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, टीसीएस लग सकता था अगर ऋषभ एंटरप्राइज वॉज रिक्वायर्ड टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, बट द ऋषभ एंटरप्राइज हैज नॉट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। अगर ऋषभ एंटरप्राइज का टीसीएस क्यों लगता है? देखो ना यार, देखो ना, इधर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इधर ऋषभ एंटरप्राइज है, बराबर है। अभी ऋषभ जब भी जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, यही गवर्नमेंट को डर है कि भाई ऋषभ गवर्नमेंट को पे करेगा कि नहीं करेगा। इसके वजह से दे आर आस्किंग ई कॉमर्स ऑपरेटर टू कलेक्ट सर्टन फंड्स एंड पे टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऋषभ, और इसको ही बोला जाता है टीसीएस। ये टीसीएस क्यों लग रहा है? जब भी ऋषभ गवर्नमेंट को पे करेगा तभी कम पे किया, तो ये गवर्नमेंट को डर है। दैट्स व्हाई ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला भाई तू इससे टीसीएस कलेक्ट करना और टीसीएस बाद में गवर्नमेंट को दे देना, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ऋषभ का कुछ लायबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट को पे करने के लिए, तो डू यू थिंक टीसीएस कलेक्ट करने का जरूरत है? नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट को तभी डर ही नहीं है। डर लगेगा व्हेन ऋषभ इज रिक्वायर्ड टू पे समथिंग टू द गवर्नमेंट। बट अगर ऋषभ को ही कुछ जरूरत नहीं है तो टीसीएस कलेक्ट करके क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग? सो इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा हुआ है तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है वो कुछ भी जरूरत नहीं है टीसीएस का। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 7। कम टू पॉइंट नंबर 8। आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्संस हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अभी ना ये अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा अलग पॉइंट मैंने ले लिया है इसमें, क्योंकि यूजुअली लोग ये इतना फोकस नहीं करते आधार ऑथेंटिकेशन पे। सो आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्संस हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके। Examine and discuss the correctness of the statement. You are required to elaborate on the relevant legal provisions. तो ऐसा नहीं होता है भाई, जो रजिस्टर्ड होता है उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशंस एज वेल एज फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट, बराबर। तो बात को समझो, उन्होंने बोला है मैनर बताया, देखना, एक रूल नंबर 10B है, प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच अदर ऑथेंटिकेशन नीड्स टू बी डन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। नाउ किसको किसको करना पड़ेगा अदर ऑथेंटिकेशन? अगर पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो प्रोपराइटर को करना पड़ेगा, प्रोपराइटरशिप फॉर्म होगा तो प्रोपराइटर को करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो एनी पार्टनर को करना पड़ेगा, एचयूएफ होगा तो कर्ता को करना पड़ेगा, एंड अगर कंपनी होगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर को करना पड़ेगा। इतना याद रखा तो भी चलेगा। ट्रस्ट होगा तो ट्रस्टीज इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इनको क्या करना पड़ेगा? आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, बराबर। उसके बाद क्यों करना पड़ता है आधार ऑथेंटिकेशन? तो उसके लिए 3 चीजें मैंने इधर लिख दी है। क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अगर आधार आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो रिवोकेशन नहीं हो सकता, एप्लीकेशन नहीं कर सकते। बाद में अगर तुम लोगों को रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है, ये रिफंड एप्लीकेशन तुम लोगों को फाइनल में समझेगा, बट ठीक है, अगर तुम लोगों को रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करना है उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन लगता है। एंड रिफंड ऑफ आईजीएसटी फॉर द गुड्स एक्सपोर्टेड। जब भी तुम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तभी जो भी तुम लोग ने जीएसटी ऑलरेडी पे किया है परचेज के टाइम पे, उसका तुम लोगों को क्या मिलता है? क्या मिलता है और ओके, परचेस के टाइम पे, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ-कुछ ये फाइनल में समझेगा, गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, एक्सपोर्ट करने के बाद उस पे आईजीएसटी पे करता हूँ और ये आईजीएसटी का मुझे बाद में क्या मिल जाता है? रिफंड मिल जाता है। तो ये जो रिफंड भरना है, रिफंड मिलता है, उस वो अगर मिलना है होगा, देन इन दैट केस आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। बट तुम्हारे एग्जाम के लिए व्हाट इज रेलेवेंट, मेरे हिसाब से दिस मस्ट बी रेलेवेंट फॉर यू।
अंडरस्टैंडिंग? समझा क्या? ओके, सो किसको-किसको करना पड़ता है अदर ऑथेंटिकेशन? फर्म होगा तो प्रोप्राइटर, पार्टनर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर उनको करना पड़ेगा। राइट? ये सब एक बार से पढ़ के रखना, ये जो चीज़ दी है वो। ओके, उसके बाद इफ आधार कभी-कभी क्या होता है ना, कभी-कभी लोगों को आधार नंबर नहीं दिया जाता है। तो अगर देखो आधार नंबर नहीं दिया जाता है ना, तो उनका एनरोलमेंट नंबर भी चलता है। देखो, इफ आधार नंबर हैज़ नॉट बीन असाइन्ड टू पर्सन रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, सच पर्सन शैल फर्निश द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आधार नंबर नहीं होगा, तो तुम लोग क्या करो, आगे के जो आगे के डॉक्यूमेंट्स है वो दे दो। हिज आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप एंड बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ये एक, या फिर वोटर आईडी, या फिर पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। बराबर? एंड वंस आधार नंबर इज अलॉटेड टू सच पर्संस ही शैल अंडरगो, मतलब एक बार, अभी तो आधार नंबर मिला नहीं था, आधार नंबर एक बार मिल गया, उसके बाद विद इन 30 डेज तुम लोगों को जाके उसका ऑथेंटिकेशन करना। बराबर है? परफेक्ट एकदम। तो इतना याद रखा तो भी चलेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और अभी अपना लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 read with rule number 21A related to suspension of registration. If the registered person has applied for cancellation of registration, what is the period and manner of suspension of registration? सस्पेंशन के केस में देखो क्या होता है, हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब मैं अप्लाई कर रहा हूं, मतलब इट इज वॉलेंटरी बेसिस पे। इफ इट इज अ वॉलेंटरी सस्पेंशन, प्लीज, मैं तुम लोगों को लैंग्वेज भी लिख के दिया था कि सस्पेंशन के केस में दो पॉइंट्स हो सकते हैं। सस्पेंशन मैं कर सकता हूं, मतलब मैं एप्लीकेशन कर सकता हूं, या फिर वो लोग मेरा कैंसिलेशन कर सकते हैं, और उसके लिए कभी स्टार्ट होगा सस्पेंशन वो देखना पड़ता। बट अगर वो मैंने सुओ मोटो बेसिस पे किया है, तो सस्पेंशन पीरियड विल स्टार्ट, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा है, सस्पेंशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टिल द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड। देखो, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉट, विच एवर इज लेटर, whichever is later, pending the completion of proceedings or registration. So basically, you can say the date of submission of application or the date from which the cancellation is sought, whichever is later, pending. तो उधर से लेके completion of the proceeding. So तुम लोग लिखने के लिए क्या लिख सकते हो, ये information लिख दो। Suspension period will start from the date of submission of application till the cancellation proceedings are completed. बराबर है? And during this period, what you can't do is you can't have any taxable supply, no GST returns to be furnished, and no refund can be initiated. ये तीन चीजें तुम लोगों को इसमें लिखनी है। देखो ना, पूछा भी है व्हाट इज द पीरियड एंड मैनर ऑफ सस्पेंशन, तो ये तो बता दिया। सच पर्सन शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी रिटर्न। तो रिटर्न भी नहीं कर सकता, तू टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं दे सकता, नंबर 2, एंड तीसरी चीज, तू रिफंड भी नहीं ले सकता। एकदम बराबर है, एकदम शॉर्ट है। सो ये जो रजिस्ट्रेशन का मैंने चैप्टर तुम्हारे सामने कवर किया ना, ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में थोड़े मैंने अनयूजुअल क्वेश्चंस भी लिए हैं। तुम लोगों के नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के जो आते हैं वो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, रिवोकेशंस के भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सस्पेंशन के भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कैंसिलेशन के भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो काफी सारे वैरायटी हम लोग ने कवर किया इन जस्ट 30 मिनट्स टाइम। तो आई होप दैट दिस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट, एंड लेट्स ट्राई टू फिनिश टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट एंड ई वे बिल। इसमें भी हमारे पास 10 क्वेश्चंस वी हैव, बट ये 10 क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस है। और तुम लोगों को एक चीज इसमें दिखा होगा, इजी क्वेश्चंस यू आर एनीवेज गोइंग टू गेट, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन जब लास्ट डे पढ़ते हैं ना, तभी हम लोग कुछ पेपर में इम्पैक्ट ला पाएंगे और डिफरेंस ला पाएंगे रिजल्ट में। राइट? तो इसकी वजह से थोड़े से मैं अलग ही क्वेश्चन लिए। देखो ना, लास्ट टाइम मैंने इसमें आधार ऑथेंटिकेशन का पॉइंट लिया। आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू मस्ट नॉट हैव इवन रेड दैट आधार ऑथेंटिकेशन पॉइंट, पर एक बार क्या करो ना, ग्लांस थ्रू करके जाना कि क्या क्या पॉइंट इसमें लिखने। ठीक है, वही अपना पर्पस। ओके, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट और ई वे बिल भी इसमें डाल दिया है, देखते हैं। रॉयल फैशंस, a registered supplier of designer outfits in Delhi, decides to exhibit its products in a fashion show being organized at Hotel Park Royal on 4th of Jan। 4th of Jan को क्या हुआ, एक फैशन शो हुआ, मतलब एक इवेंट हुआ। For the occasion, it gets services by way of makeover of its models from Aura Beauty Services Limited। मतलब ये Aura Beauty Services एक सप्लायर हो गया, किसको सर्विस दिया, रॉयल फैशंस को सर्विस दिया, तो ये रेसिपिएंट हो गया और Aura Beauty सप्लायर हो गया। ठीक है,
Ashok Vihar on 4th Jan, for which consideration of 5 lakhs, that is excluding GST, has been charged. Okay. Aura Beauty Services Limited issued a duly signed tax invoice on 10th of February. 10th Feb को उसने duly signed tax invoice issue किया. Answer the following questions. Examine whether the tax invoice has been issued within the time limit prescribed under law. टाइम लिमिट क्या है टैक्स इश्यू इनवॉइस करने का? ये गुड्स है कि सर्विस है? ये सर्विस है. सर्विस अगर होंगी तो यूजुअली विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तुम लोगों को इनवॉइस इशू करना पड़ता है. सर्विस कभी दिया था? कहने से 4th of January. 4th of Jan से लेके 4th Jan छोड़ के 30 days कभी कंप्लीट होते देखो. सो जैन का अगर देखा तो टिल 10th of Jan 6 days एंड 21 days ऑफ अनदर Jan. सो 27 days ऑफ Jan इधर आ गए और 3 दिन बाकी है. सो 1 2 3 मतलब 3rd of Feb के पहले, ऑन और बिफोर 3rd of Feb यू शुड इशू द इनवॉइस. इनवॉइस कभी इशू हुआ है? 10th of Feb को हुआ है, which means invoice has not been issued within the time limit. Understanding? Okay, ठीक है. Tax consultant of Royal Fashions Limited, Royal Fashions, sorry, objected to the tax invoice raised, suggesting that टिप्पणियां, विशेष टिप्पणियां है उसकी, किसकी? रॉयल फैशंस की. That amount of tax charge in respect of taxable supply should be shown separately in the tax invoice raised by Aura Beauty Services. उसने क्या किया? ऐसा ही 590 का इनवॉइस रेज कर दिया, लमसम अमाउंट डाल दिया, और वो लोग सामने वाले क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, टैक्स इनवॉइस में टैक्स अमाउंट सेपरेटली होना चाहिए. However, Aura Beauty Services Limited contended that there is no mandatory requirement of showing tax component separately in the invoice. ये भाई बोल रहा है कि ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी बात करता है रे. You are required to examine the validity of the objection raised by the tax consultant of Royal Fashions. बराबर ना? बराबर तो बोल रहा है टैक्स कंसल्टेंट. वो टैक्स कंसल्टेंट बराबर बोल रहा है कि टैक्स इनवॉइस नीड्स टू बी शोन सेपरेटली, टैक्स अमाउंट नीड्स टू बी शोन सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस. तो ये टैक्स इनवॉइस नहीं, तुम लोग जब भी आंसर लिखोगे ना, मैंने हाईलाइट किया वो भी लिखना. टैक्स इनवॉइस के अंदर तो अलग से सेपरेटली लिखना ही है, बट अलॉन्ग विद दैट ये भी चीजें लिखना. To pay tax shall prominently indicate in all the documents relating to the assessment, tax invoice, other like documents. ये सब में तुम लोग ने अलग से दिखाना चाहिए, relating to assessment, tax invoice and other like documents. बराबर है? तो amount of tax charge in respect of taxable goods or services shall form part of the price at which the supply is made. मतलब ये prominently अलग से दिखना चाहिए. समझा कि नहीं? सो ये जो ऑब्जेक्शन रेज किया था इज एब्सोल्युटली वैलिड. बराबर है? कम टू क्वेश्चन नंबर 2. लव एंड कुश प्राइवेट लिमिटेड ऑफ मेघालय engaged in the supply of gift items and repair service. Gift items and repair service. Okay. Provide you the following details. इधर का है, मेघालय का है. ठीक है. कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. कमेंसमेंट कभी हुआ, टर्नओवर एक्सीड कभी हुआ 10 लाख, 20 लाख कभी एक्सीड हुआ, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कभी हुआ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड ऑन विच डेट. The company seeks your advice as to how it should raise revised tax invoice for the supplies made. Revised tax invoice क्या होता है? जब से तुम्हारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उधर से लेकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने तक, whatever will be the period, if there is any, वो पीरियड के अंदर तुम लोगों को टेम्पररी इनवॉइस देना पड़ता है. बराबर है? और टेम्पररी इनवॉइस देने के बाद जैसे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, उधर से विद इन 1 month तुम लोगों को रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना पड़ता है. देखो ना, अगर मैंने इधर टाइमलाइन निकाला तो 1st of August को तुम लोग ने धंधा स्टार्ट किया. बराबर? उसके बाद मेरे लिए लिमिट कितना एप्लीकेबल होता है? मेघालय में हूं मैं. मेघालय में हूं मैं. व्हाट इज द लिमिट एप्लीकेबल? इज इट 10 lakhs? नो, इट इज गोइंग टू बी 20 lakhs. मेघालय याद रखना, इट इज 20 lakhs. सो 20 lakhs क्रॉस कभी हुआ? 5th of September. देखो बहुत स्मार्टली ड्राफ्ट किया है क्वेश्चन. 10 lakhs का भी दिया है, 20 का भी दिया है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए. सो कभी क्रॉस हुआ? 5th of September को क्रॉस हुआ. बराबर? तो इधर तक तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूरत ही नहीं है. बराबर? 5th of September को क्रॉस तो हुआ, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, एप्लीकेशन कभी किया? 28th of September को किया. सो इट इज विद इन 30 days एप्लीकेशन किया. सो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5/9 ही होने वाला है. बराबर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कभी मिला? आरसी मिला ऑन 6th of October. करेक्ट है?
तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड के अंदर तुम लोगों को टेम्पररी इनवॉइसेस देने पड़ेंगे बिकॉज तुम्हारे पास नंबर आया नहीं अब तक। और एक बार तुम्हारे पास आरसी आ गया ना 10th ऑफ अक्टूबर से, उधर से विद इन 1 मंथ, सॉरी, विद इन 1 मंथ तुम लोगों को रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा फॉर द पीरियड फ्रॉम 5/9 टिल 16। एकदम बराबर, 5/9 टिल 16। अभी देखो, यही सब उन्होंने इसमें भी लिखा है। Since Love and Kush Limited has made the application for registration within 30 days for becoming liable for registration, the effective date of registration becomes the date on which company becomes liable to the registration, that is 5th of September। बराबर, ये क्या बन गया? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बन गया। अभी उधर से लेके किधर तक होता है? जब तक तुम लोगों को आरसी नहीं मिला। देखो, मे इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइसेस ऑलरेडी इशूड फॉर द पीरियड बिटवीन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 5th ऑफ सितंबर टिल 6th ऑफ अक्टूबर। और ये विद इन 1 मंथ मुझे देना पड़ेगा, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एकदम बराबर, सॉर्ट एकदम। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। Karthik and Company, a registered supplier under GST, provides the following information regarding various tax invoices issued by it during the month of March. ठीक है, no problem. Value of supply charged in invoice number 1 was 2,50,000 against the actual taxable value of 2,30,000। और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? Who shall issue debit note or credit note under CGST Act 2017 in each of the above circumstances? कहने से डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, वो सप्लायर को ही देना पड़ेगा। इधर सप्लायर कौन है? कार्तिक एंड कंपनी। तो मेरा पहले का आंसर तो बहुत सिंपल है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट shall be issued by the registered person who has supplied the goods and services, that is कार्तिक एंड कंपनी। सिंपल, ठीक। दूसरी बात, whether debit note or credit note has to be issued in each of the above circumstances। अभी देखते हैं कितना चार्ज किया इनवॉइस के अंदर, 250। कितना करना चाहिए था, 230। सो ओवर चार्ज हो गया। तो ओवर चार्ज हो गया मतलब क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। बराबर है। ओके, सो इनवॉइस 1 के लिए क्रेडिट नोट। टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज 32,000 अगेंस्ट द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ 68। तो कम चार्ज किया, अगर कम चार्ज किया होगा तो डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? वैल्यू चार्ज इन इनवॉइस नंबर 8 वॉज 320 चार्ज किया, बट एक्चुअल वैल्यू कितना चार्ज करना चाहिए था? 420 करना चाहिए था। अरे बाबा, ऐसा कैसा करता रे? तो वापस डेबिट नोट करना पड़ेगा। बराबर। सो इनवॉइस नंबर 1 के लिए क्रेडिट नोट, इनवॉइस नंबर 4 के लिए डेबिट नोट एंड इनवॉइस नंबर 8 के लिए डेबिट नोट। देखते हैं आंसर। इनवॉइस नंबर 1 के लिए क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डेबिट नोट। एक नंबर, मजा आ गया। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग अ क्रेडिट नोट इन द जीएसटी रिटर्न? एकदम सिंपल बात है, 30th नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट नोट के लिए टाइम लिमिट होता है, डेबिट नोट इशू करने के लिए टाइम लिमिट नहीं होता है। बराबर, ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिस्टर एक्स, a registered person has caused movement of the goods of consignment value exceeding 50,000 rupees in relation to a supply and thus generated e-way bill. However, after generation of e-way bill, he found a mistake in the e-way bill and wants to edit it. You are required to advise Mr. X whether he can do so with the help of relevant provisions. कभी भी एक चीज याद रखना, ई वे बिल जो होता है ना, वो कभी भी एडिट नहीं हो सकता, वो कभी भी एडिट नहीं हो सकता और रिवाइज भी नहीं हो सकता। समझ रहे क्या? सो ई वे बिल जो होगा ना, तुम लोगों को मैंडेटरी बेसिस पे कैंसिल करना पड़ेगा और कैंसिल करके री इशू करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू राइट। ओनली ऑप्शन इज कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल within 24 hours and generate a new e-way bill with the correct detail. करेक्ट, यू कैन नॉट एडिट ई वे बिल। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट भी मैंने इधर कवर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, धनंजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन गुजरात डील्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। ये गुड्स के अंदर है। द प्रोपराइटर ऑफ धनंजय एसोसिएट्स सोल्ड टीएमटी आयरन बार्स, जीएसटी एप्लीकेबल इज 18%,
टू अ रिटेलर इन महाराष्ट्र एट अ वैल्यू ऑफ 40,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मतलब उसने क्या किया, उसने रिटेलर को दे दिया, सप्लाई किया फॉर 40,000। एज पर द अग्रीमेंट ऑफ सेल, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द रिटेलर। ठीक है, अग्रीमेंट में लिखा है कि गुड्स जो है वो तुम्हारे एक कस्टमर के प्रीमाइसेस में तक मैं पहुंचाने वाला हूं। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 7,000 रुपीज हैज बीन चार्ज्ड सेपरेटली टू डिलीवर द सेम टू द रिटेलर इन महाराष्ट्र। बराबर। सो 40,000 पहले चार्ज किया, 7,000 बाद में चार्ज किया। कहने से टोटल 47,000 का वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए। यस। अभी इन द अबव सिनेरियो डिटरमाइन वेदर ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर जीएसटी। ना तुम लोग को मालूम होगा कि ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इफ द वैल्यू एक्सीड्स 50,000। बट ये जो वैल्यू होता है उसमें टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी भी होता है, याद है ना? सो 47,000 प्लस 18% कंसिडर करो, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव राइट। 40 इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है। सो ये जब 18% ऐड करेंगे इट विल बी मोर देन 50,000 एंड दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू इशू ई वे। अंडरस्टैंडिंग? समझा क्या? 47 इंटू 18%, लाइक 118। सिंस दिस इज एक्सीडिंग 50,000, ई वे बिल इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी इशूड। एकदम मस्त। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेसर्स मंगल एंड कंपनी, अ रजिस्टर्ड पर्सन, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाज 8 करोड़। मतलब लास्ट ईयर का है मालूम नहीं, अभी 23-24 में 8 करोड़ है। इट अप्रोचेस यू एज जीएसटी कंसल्टेंट फॉर इशूइंग ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग के लिए अप्रोच किया। एडवाइस वेदर इट इज मैंडेटरी टू इशू ई इनवॉइस। अगर उसका 17-18 से लेके 23-24 तक उसका कभी भी टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस करता है, उसको ई इनवॉइस मैंडेटरी बेसिस पे करना पड़ेगा। एडवाइस इट इज वेदर इट इज मैंडेटरीली, सॉरी, इज इट मैंडेटरी टू इशू ई इनवॉइस? एब्सोल्युटली यस। तो पहले लिखो 17-18 से लेके आज तक बी टू बी सप्लाईज या एक्सपोर्ट, ये दोनों मिला के मेरा अगर टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता है, देन इन दैट केस मुझे ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। ऑल्सो लिस्ट आउट द एंटिटीज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग। ये कौन से एंटिटीज है जिनको ई इनवॉइसिंग का जरूरत नहीं होता है? तो इधर उन्होंने बात किया एसईजेड यूनिट्स, इंश्योरर, जीटीए सप्लाइंग सर्विसेज, बाद में सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, person supplying goods by admission of exhibition of cinematographic films. I want you to remember these points, okay? I want you to remember these points. I want you to be the best in these questions because मैं questions जो select किए हैं थोड़े से अलग questions select किए हैं जो normally हम लोग इग्नोर कर सकते हैं ऐसे, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। उसके बाद और एक चीज है कि ये जो लोग होंगे भले उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं होगा, भले उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं होगा, पर तो भी उनके इनवॉइस के अंदर तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए कि उनका, देखो, स्टेटिंग दैट दो देयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द नोटिफाइड एग्रीगेट टर्नओवर फॉर ई इनवॉइसिंग, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ई इनवॉइस। उनको लिखना पड़ेगा कि भले उनका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, बट तो भी उनको ई इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है। ये उनको इनवॉइस में लिखना पड़ेगा, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन द टैक्स इनवॉइस, राइट? अंडरस्टैंडिंग? Thus, the above mentioned entities are not required to issue e-invoicing even though their aggregate turnover exceeds 5 crores. बराबर? No problem. Come to the next question. ये बड़ा क्वेश्चन है, but this covers a lot of things. So अच्छा क्वेश्चन है. With reference to the provisions relating to e-way bill as prescribed under GST laws, answer the following questions. Sindhi Toys manufacturers registered in Punjab sold electronic toys to a retail seller in Gujarat at a value of 48,000. Now it wants to send consignment of such toys to a retail seller in Gujarat. 48,000 is exclusive of GST. You are required to advise Sindhi Toys manufacturers on the following issues. Number one, whether e-way bill is mandatorily required to be generated in respect of such movement of the goods. देखो तुम लोग ही, ये वैल्यू 48 है, जीएसटी लगाया नहीं है, जीएसटी लगाऊंगा तो 50 क्रॉस करेगा, तो 50 क्रॉस करेगा मतलब उसको मैंडेटरी बेसिस पे ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इफ यस, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल? अभी इस पे उन्होंने आंसर में बहुत सारी चीजें दी है, बट देखो उन्होंने क्या बोला कि ई-वे बिल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए जो होता है वो किसको भरना पड़ता है? वो पार्ट नंबर ए भरना पड़ता है द पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स।
उसको पार्ट नंबर ए भरना पड़ता है। पार्ट नंबर बी किसको भरना पड़ता है? पार्ट नंबर बी भरना पड़ता है वो लोगों को जो ट्रांसपोर्टर्स है, बिकॉज़ ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स लगते हैं, ठीक है। अभी पार्ट नंबर 1 पे वापस आते हैं। अगर कंसाइनर, कंसाइनी किसी ने भी अगर ई-वे बिल नहीं भरा तो इट बिकम्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर टू इश्यू ई-वे बिल। तो ये सब चीज़ें तुम लोगों को इसमें लिखनी है। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? पॉइंट नंबर 3, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन इश्यूएंस ऑफ ई-वे बिल? अभी अगर ई-वे बिल तुम लोगों ने जनरेट नहीं किया, तो क्या हो सकता है? जो तुम्हारा व्हीकल होगा एंड व्हीकल के अंदर गुड्स होंगे, वो क्या किए जाएंगे? सीज किए जाएंगे एंड डिटेन किए जाएंगे। सीज किए जाएंगे एंड डिटेन किए जाएंगे। ये थोड़ा अलग पॉइंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इसमें। अगर तुम लोग ने ई-वे बिल रेज नहीं किया, तो देखो, इफ ई-वे बिल्स रिक्वायर्ड आर नॉट इशूड एज पर द प्रोविजंस, सेकंड लाइन एंड में जाके देखो, द सेम विल बी considered as contravention of rules. All such goods and conveyance used as means of transport, दोनों, for carrying the said goods and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure. करेक्ट? अंडरस्टैंडिंग? ये होता है पॉइंट नंबर 1 के आंसर्स। कम टू पॉइंट नंबर 2, Power Electricals Limited, a registered supplier of ACs, is required to send from Mumbai, Maharashtra, consignment of parts of ACs to be replaced under warranty at various client locations in Gujarat. मतलब उनको वेरियस क्लाइंट लोकेशन को क्या करना है? कुछ पार्ट्स भेजने हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट डिक्लेयर्ड इन द डिलीवरी चलान अकम्पनिंग द गुड्स इज 70,000, मतलब डिलीवरी चलान के अंदर 70,000 लिखा है वैल्यू। Power Electricals Limited claims that since movement of the goods to Gujarat is caused due to reasons other than supply, e-way bill is not mandatorily required to be generated in this case. You are required to examine the technical veracity of the claim made by Power Electricals Limited. वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें तो टैक्सेबल सप्लाई कुछ है ही नहीं, ये तो सप्लाई है ही नहीं, ये फॉर एनी रीजंस अदर देन सप्लाई है, इसके वजह से ई-वे बिल नहीं लगेगा। उन्होंने स्पेसिफिकली ई-वे बिल बोल के रखा है। हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई है, मतलब सप्लाई है कि नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, हम लोगों को मूवमेंट ट्रैक करना है। सप्लाई होंगे, टैक्सेबल सप्लाई वाले गुड्स उनका ही मूवमेंट, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, उनको बोला मूवमेंट ट्रैक करना है। मूवमेंट कैन बी सी 1 2 3 देखो, इट्स इन रिलेशन टू सप्लाई for reasons other than supply due to inward supply from an unregistered person shall generate electronic e-way bill before commencement of such movements. ये पूरा पढ़ते क्या? The goods to be moved to another state for replacement under warranty is not a supply. ठीक है, सप्लाई नहीं है, चलो ये तो मान लिया कि अनदर स्टेट को जो रिप्लेसमेंट करने के लिए गुड्स भेजे गए वारंटी के अंदर है, तो ये सप्लाई नहीं मानेंगे, बिकॉज पहले ही तुम लोग ने जीएसटी उस पर ले लिया था, बिकॉज वारंटी के अंदर में सिर्फ रिप्लेस कर रहे हो गुड्स, उसके लिए चार्ज नहीं करो, चार्ज पहले ही हो चुका है, तभी मैंने जीएसटी भर दिया था। अंडरस्टैंडिंग? हाउएवर, this rule stipulates that every registered person who causes movement of the goods of consignment value exceeding 50,000 in relation to supply for reasons other than supply, ऐसा बराबर। तो ये क्लैरिफिकेशन भी आ गया, एफएक्यूज में भी लिखा है कि भले तुम्हारा कॉज्ड, मतलब द मूवमेंट हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू रीजंस अदर देन सप्लाई, स्टिल वी विल बी रिक्वायर्ड टू इशू ई-वे बिल इफ द वैल्यू इज इन एक्सेस ऑफ 50,000। तो क्लेम जो है वो करेक्ट नहीं है इसमें। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड हैज मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्शन मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। इट रिसीव्स ऑर्डर फॉर कॉस्मेटिक्स वर्थ 120, क्या बात है भाई, 1,20,000 का उसको कॉस्मेटिक का ऑर्डर आ गया फ्रॉम प्रसन्ना हु इज द ओनर ऑफ रिटेल कॉस्मेटिक स्टोर इन दिल्ली। While checking the stock, it is found that the order worth 55,000 can be fulfilled from the company's Dadar store and remaining goods worth 65,000 can be sent from its Malad store. मतलब उन्होंने बोला कि भाई भले मेरे पास कंसाइनमेंट आ गया था, ऑर्डर आ गया था, बट ऑर्डर फुलफिल करने के लिए मेरे पास एक ही स्टोर में गुड्स नहीं है। मेरे पास दादर के स्टोर में, मुंबई की एक दादर करके एक प्लेस है, वो स्टोर में 55,000 का स्टॉक है और 65,000 का स्टॉक मलाड करके देयर इज वन मोर स्टोर इन मुंबई, उधर दूसरा स्टॉक है। बोथ द स्टोर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू इशू सेपरेट इनवॉइसेस फॉर द गुड्स सेंट टू प्रसन्ना। The goods are transported to Prasanna in Delhi in a single conveyance. मतलब कन्वेयंस सेम ही रखा। तो बेसिकली भले, मतलब दादर का और मलाड का दोनों के ऑफिस के गुड्स जो है वो एक ही इसमें से गए, इसमें से एक ही
ट्रक में से गए थे, बराबर। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड विथ रिगार्ड टू इशुएंस ऑफ ई वे बिल्स। याद रखो कभी भी, when there are separate invoices, when there are separate invoices, the names on the invoices of course will be different. So consequently e-way bills will also be different. जितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस होंगे उतने नंबर ऑफ ई वे बिल्स जनरेट होंगे, ये चीज याद रखना। जितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस होंगे उतने नंबर ऑफ ई वे बिल्स जनरेट होंगे, ये चीज याद रखना। समझा क्या? ये किधर लिखा है देखो, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू सेपरेट ई वे बिल्स सिंस ईच इनवॉइस वैल्यू एक्सीड्स 50,000। देखो ना, इनवॉइस सबसे पहला 55,000 का है, थर्ड लास्ट लाइन देखो, दिस एंड द सेकंड इनवॉइस इज ऑफ 65,000। तो इसके वजह से दोनों के अलग अलग इनवॉइसेस है, तो दोनों के अलग अलग ई वे बिल्स रेज करने पड़ेंगे। देखो एफएक्यूज भी है ई वे बिल का, जो सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है, इफ मल्टीपल इनवॉइसेस आर इशूड बाय द सप्लायर बाय टू वन रेसिपिएंट, that is for movement of goods from more than one invoices of the same consignor and consignee, multiple e-way bills have to be generated। तुम लोग कंबाइन नहीं कर सकते, इनवॉइस कंबाइन नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, फॉर ईच इनवॉइस वन ई-वे बिल हैज टू बी जनरेटेड irrespective of the fact whether same or different consignors or consignees are involved। Understanding? So multiple invoices cannot be clubbed in to generate one e-way bill। You cannot club to make one e-way bill। However, आफ्टर जनरेटिंग दीज ई वे बिल्स, मतलब अलग अलग ई वे बिल जनरेट तो हो गए, उसके बाद तुम लोग ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल प्रिपेयर कर सकते हो, ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। अंडरस्टैंडिंग? सो दैट द ट्रांसपोर्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी मल्टीपल ई वे बिल्स। वो क्या कर सकता है, उसका एक सिंगल ई वे बिल बना सकता है विच विल हैव इंफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ई वे बिल्स। बराबर। कंसोलिडेशन ऑफ ई-वे बिल इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू इशू ई-वे बिल सेपरेटली, बट वंस दोस ई-वे बिल्स आर इशूड सेपरेटली, तुम लोगों को तुम लोग क्या कर सकते हो, वो सब ई-वे बिल्स का एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट बना सकते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस इफ द गुड्स आर गोइंग इन वन व्हीकल। अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट। उसका सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द सेम क्वेश्चन ऑफ दिस। मतलब मल्टीपल अगर इनवॉइसेस होंगे तो मल्टीपल ई-वे बिल्स लगेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन है, तुम लोग एक बार ये पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सेम टू सेम है। ओके, तो इसमें एक चीज मस्त है इधर, कि दोनों ऊपर के केस में क्या था, दोनों केसेस में 50,000 क्रॉस कर रहा था। अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें 3 इनवॉइसेस रेज किए, 43,000, 45,000 एंड 52,000, बराबर। एंड ये जो है वो विदाउट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। सो 50,000 क्रॉस अलग अलग ई वे बिल लगेगा, दैट इज ओके। अभी 43,000 इंटू अगर मैंने 18% किया, तो इज इट क्रॉसिंग 50,000? 45 प्लस 18% किया, इज इट क्रॉसिंग 50,000? दिस इज ऑलरेडी क्रॉसिंग 50,000। सो इस पे तो ई वे बिल लगेगा, इस पे भी लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी 43 पे ई वे बिल नहीं लगेगा। देखो, कंसाइनमेंट वैल्यू अगेंस्ट सेपरेट इनवॉइसेस, राम स्टोर, श्याम स्टोर। अच्छा नहीं, तीनों केसेस में 50 क्रॉस हो ही रहा है, ओके फाइन। तो 43 इंटू 118 किया तो 50,740 आ रहा है। ओके, मेरा मेरा ऐसा अंदाजा था कि 50 क्रॉस नहीं हो रहा है, पर तीनों में हो रहा है। बट एग्जाम में याद रखना, ऐसा हो सकता है कि यार वो लोग ऐसा दे देंगे 3 इनवॉइसेस, बट तुम लोग वो 18% ऐड करके देखना कि भाई वो 18% ऐड करके 50 क्रॉस हो रहा है क्या। या तो वो लोग चकमा देने के लिए क्या करेंगे मालूम है, चकमा देने के लिए एक लिखेंगे 40,000 का एक इनवॉइस है एंड 41,000 का दूसरा इनवॉइस है। तुम लोगों को लगेगा कि हाँ, अलग अलग इनवॉइसेस का अलग अलग ई बिल लगेगा, बट कोई भी इनवॉइस 50,000 क्रॉस कर ही नहीं रहा, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू ई बिल। दिस कैन बी द क्वेश्चन विच कैन बी ड्राफ्टेड। अंडरस्टैंडिंग? काफी अच्छा ड्राफ्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन वो। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, जो अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपना हो जाएगा। ठीक है, ओके, थर्ड लास्ट एक्चुअली, तीन तीन क्वेश्चन बाकी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एबीसी सिनेमास, अ रजिस्टर्ड पर्सन engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex screen, was issuing consolidated tax invoice for supplies at the close of each day in terms of whatever। ठीक है, सो बेसिकली एबीसी सिनेमाज ने क्या किया, सर्विसेज दिए, बराबर। और उसने क्या किया कि कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू किया एट द क्लोज ऑफ एवरी डे। ओके,
During the month of October 2019, the department raised objection for this practice and asked to issue separate tax invoices for each ticket. Advise ABC Cinemas for the procedure to be followed in the light of recent notification. I will first show you कि इसके provisions क्या है. मुझे 1 मिनट देना. ये देखो, अभी ये मेरा रैपिडर है. रैपिडर के अंदर तुम लोग ने देखा होगा कि नो टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ द वैल्यू इज लेस देन 200 इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस. ठीक है. उसके बाद ये लोगों को द वैल्यू इज लेस देन 200 एवरीथिंग, उनके पास एक ऑप्शन रहता है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज. इनके पास ऑप्शन रहता है कि एंड ऑफ द डे पे एवरी इनवॉइस नहीं दिया तो भी चलेगा. तुम लोग क्या कर सकते हो, एंड ऑफ द डे पे ड्यूरिंग द डे जितने भी सप्लाईज उसको किए थे, छोटे छोटे सप्लाईज, वो सबका तुम लोग कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो. बराबर. बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल. दिस ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ सप्लायर engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematographic films in multiplex screens. This entire option is not applicable to suppliers of admission to exhibition of cinematographic films. Understanding? So in the given question, जो अपना क्वेश्चन है, और एक चीज है कि भाई वो लोग जो रहते हैं, वो लोगों को टैक्स इनवॉइस के जो डिटेल्स होते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं होती है. वो जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करते हैं, इट विल बी डीम्ड दैट इट इज अ टैक्स इनवॉइस. इट इज अ डीम्ड दैट टैक्स. अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब चीजें बेसिकली हम लोग इसमें लिख देंगे. देखो, the procedure to be followed by ABC Cinemas, a registered person engaged in making supply of admission to exhibition of cinematographic film, is as under. The option to issue consolidated tax invoice is not available. क्या है ये? Not available to a supplier engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematographic films. Thus, cinemas cannot issue consolidated tax invoice. Okay. ABC Cinemas is required to issue electronic ticket which will be deemed to be a tax invoice. देखो, even if such ticket does not contain the details of the recipient of service but contains other information as may be prescribed. बेसिकली ये उन्होंने इधर लिख दिया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, कंसोलिडेटेड दे ही नहीं सकता, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करेगा दैट विल बी डीम्ड टू बी द टैक्स इनवॉइस. एकदम बराबर सब कुछ दिखा है मैं तुम लोगों को कैसे क्या यूज हो रहा है. Agni Limited, a registered supplier, wishes to transport cargo by road between two cities situated at a distance of 368 kilometers. Calculate the validity period of e-way bill under rule whatever for transport of the said cargo if it is over dimensional cargo or otherwise. मतलब दोनों का बताना है. अगर ये नॉर्मल कार्गो होगा तो 20 किलोमीटर, सॉरी 200 किलोमीटर्स पर डे का रेंज मिलता है, पर डे का वैलिडिटी मिलता है. और अगर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो 20 किलोमीटर पर डे का वैलिडिटी मिलता है. सो एक दिन के अंदर 200 किलोमीटर्स फॉर वन डे और पार्ट देयर ऑफ. कैन आई से 368 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था, सो कैन आई से इधर 2 डेज मिलेंगे. 1 पॉइंट कुछ आता है ना, सो पार्ट ऑफ द डे इज वन डे. ओके. एंड इसके बाद ये 20 किलोमीटर्स के लिए कितना होगा देखते ना नीचे. इधर इधर 2 डेज मिलेंगे और इधर कितना आएगा, टोटल 19 डेज आएंगे. एकदम बेसिक चीज क्या करने का मालूम है, जो भी आंसर होगा 368 क्या है इधर, 368 अपॉन 20, इधर करने का 368 अपॉन 200. जो भी पॉइंट में आंसर आएगा अपर राउंड ऑफ कर देने का. बराबर. परफेक्ट एकदम. ये भी कुछ 18 पॉइंट कुछ आता होगा, 18 पॉइंट कुछ आता होगा, तो ये अपर राउंड ऑफ करके 19 आ गया, ये भी 2 आ गया. सिंपल है. ओके. छोटे छोटे पॉइंट्स है. इज डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल टू सप्लायर्स हु इशू इनवॉइस टू अनरजिस्टर्ड पर्संस? इफ नो, लिस्ट द सप्लायर्स टू whom डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट एप्लीकेबल. एकदम सिंपल बात. देखो, डायनामिक क्यूआर कोड इज एप्लीकेबल टू इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्संस बाय अ रजिस्टर्ड सप्लायर whose aggregate turnover in the preceding financial year exceeds 500 crore. इसका भी एक चार्ट दिखा दो. रुको, ये देखो क्यूआर कोड का क्या है, बी टू बी सप्लाई है या बी टू सी है. बी टू बी होगा, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5 करोड़. बी टू बी के केस में इनवॉइस भी नहीं लगता है, क्यूआर भी नहीं लगता है. बराबर. अगर 5 करोड़ क्रॉस किया है, राइट, देन इन दैट केस इनवॉइस भी लगेगा, क्यूआर भी लगेगा.
अगर बी टू सी के केस में, बी टू सी का अगर ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 इज अप टू 500 करोड़ होगा। इनवॉइस भी नहीं, क्यूआर भी नहीं। बट बी टू सी के केस में इनवॉइस तो लगता ही नहीं है, बराबर। बट इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 500 करोड़ फ्रॉम 17-18, इनवॉइस तो नहीं लगेगा, पर इसमें क्या लगेगा? क्यूआर कोड। इसका तुम लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो। थोड़ा सा पोज किया मैंने, ठीक है। ओके, ये देखो लिखा है, in respect of supplies to unregistered persons by registered supplier if the aggregate turnover in any of the preceding financial year exceeds 500 crore। ये सेम चीज इधर लिखी है। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। इजी। ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? ठीक है, बेसिकली ई इनवॉइसिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को सिर्फ लिखना है। ई इनवॉइसिंग इज रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस टू जीएसटी सिस्टम फॉर सर्टेन नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्स। ये पढ़ना अच्छे से, किसी थियरी पॉइंट है, बी टू बी के लिए लगता है। सी ऊपर ये भी लिखा है कि भाई इट इज नॉट, क्यूआर कोड की बात, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग सप्लायर्स इशूइंग इनवॉइसेस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब ये जो जिनको जिनको ई इनवॉइसिंग नहीं लगता है ना, अगर तुम लोग ने वो लिस्ट देखा, वो लिस्ट और ये लिस्ट एकदम सिमिलर है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मैंडेटरी इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस फॉर ऑल द रजिस्टर्ड बिजनेसेस? 5 करोड़ रुपीज, बराबर। एन्यूमरेट द पर्सन्स टू हुम प्रोविजंस ऑफ ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। देखो, अभी ये पर्सन्स में कैसे कैसे लिखेंगे? मैंडेटरी इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस whose aggregate turnover in the preceding like in the financial year since 17-18 exceeds 5 crores will be required to issue invoicing for B2C B2B supplies एंड फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। पर ये अभी एप्लीकेबिलिटी पूछा तो डोंट यू थिंक हम लोगों को किसको एप्लीकेबल नहीं होता है वो भी लिखना पड़ेगा, बराबर। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, एसईजेड यूनिट्स, जो हम लोगों ने देखा था, बाद में इंश्योरर्स, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड मल्टीप्लेक्स वाले, ये सब लोगों के लिए क्या लगता है? इनवॉइस नहीं लगता है, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग? ई इनवॉइसिंग का एडवांटेजेस एक बार तुम लोग ये रीड करके रखोगे कि भाई एडवांटेजेस क्या क्या है ई इनवॉइसिंग, कि भाई ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसिंग इनटू जीएसटी रिटर्न। तुम लोग ने ई इनवॉइस रेज किया, मैंने तुम लोग पे अगर ई इनवॉइसिंग रेज किया, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को समझ में आ जाएगा कि अमित महाजन ने ये पर्सन पे ई इनवॉइसिंग रेज किया है, तो मेरे जीएसटीआर 1 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो, जीएसटीआर 1 ई वे बिल, ये सब। समझ रहे हैं क्या? तो ये सबसे पहले पॉइंट। दूसरा, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ट्रांसक्रिप्शन एरर्स एंड रिकंसिलिएशन, बराबर ना? बिकॉज अभी सम डेटा, देखो, सम डेटा, सेम डेटा गेट्स रिपोर्टेड टू टैक्स डिपार्टमेंट एंड टू बायर टू प्रिपेयर हिज इनवर्ड सप्लाईज रजिस्टर। मतलब अगर मैंने कौन सा सप्लाई नहीं डाला तो मेरे जीएसटीआर 1 में नहीं आएगा। मतलब पहले क्या होता था, अगर इनवॉइसिंग नहीं होता तो पहले क्या होता था, मैं जीएसटीआर 1 में डिटेल्स डालता था, आउट ऑफ टेन डिटेल्स समझो कि 8 डिटेल्स ही डाल दिए मैंने, तो एरर हो गया ना, इसकी वजह से सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिला टाइम पे। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, मैचिंग ऑफ आईटीसी एंड आउटपुट टैक्स बाय डिपार्टमेंट एंड रिड्यूसेस द टैक्स एवेजन। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया ना भाई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया, इसकी वजह से गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से बहुत अच्छी बात हुई कि उनको मैचिंग करना बहुत ईजी हो गया आईटीसी और आउटपुट टैक्स का। एलिमिनेट फेक इनवॉइसेस, बिकॉज ये सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो फेक इनवॉइसेस की बात ही नहीं है अभी। एंड अदर एडवांटेजेस, मतलब इको फ्रेंडली, लाइक बेटर रिलेशनशिप, और ये सब एक बार पढ़ के रखना, ठीक है। उसके बाद और क्या है? A consignor hands over his goods for transportation on Friday to the transporter. However, the assigned transporter starts the movement of the goods from the consignor's warehouse from its depot located at a distance of 600 kilometers on Monday. Now, what will be the e-way bill? ये question ये. What will be the e-way bill? When will the e-way bill be generated and for how many days it will be valid? Now 600 days है. ये कौन सा कार्गो है? ये ओवर डायमेंशनल कार्गो तो नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल कार्गो का बात करते हैं। इफ इट इज अ नॉर्मल कार्गो, सो 200 किलोमीटर्स पर डे का होता है, बराबर। तो 600 किलोमीटर्स की बात है, 200 किलोमीटर्स पर डे, सो 3 days यू हैव। और ये कब से स्टार्ट होगा देखो ना, उसने
जैसे ई वे बिल जनरेट किया होगा, उधर से वो पूरा डे खत्म होके मिडनाइट से 3 डेज चालू हो जाएंगे। बराबर है? ओके, देखो, ई वे बिल will be generated before commencement of movement of the goods by the transporter on Monday. The validity period of e-way bill is 1 day from the relevant date up to 200 kilometers and one additional day for every 200 kilometers or part thereof. So validity period in this case is 3 days. So जब भी वो ई-वे बिल जनरेट करेंगे, अभी ई-वे बिल फ्राइडे को जनरेट करना है क्या? देखो ना एक बार, हैंड्स ओवर द गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे, मतलब ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर तो कर दिए, पर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने के बाद देखो ना, मूवमेंट स्टार्ट करने के पहले तुम लोग ने क्या करना चाहिए? ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए। स्टार्ट्स द मूवमेंट ऑन फ्राइडे मंडे, राइट? तो मंडे के पहले तुम लोग ने ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए। तो यही चीज इधर लिखी, कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द ट्रांसपोर्टर ऑन मंडे, मतलब मंडे के पहले यू कैन इशू ई-वे बिल। ई-वे बिल जैसे जनरेट हो जाएगा उधर से 3 दिन। बराबर। One last question for today, that is going to be one consolidated e-way bill can be generated for multiple invoices. मैंने बोला था कि every invoice one e-way bill. So you can't have multiple invoices, like you can't have one e-way bill for multiple invoices. The statement is absolutely invalid. Multiple invoices cannot be clubbed to generate one e-way bill. If multiple invoices are issued by the supplier for movement of such goods, multiple e-way bills are required. मैंने क्या बोला बाद में कि एक बार मल्टीपल ई बिल्स आ गए, उसके बाद तुम लोग सिंगल डॉक्यूमेंट बना सकते हो। फॉर ईच इनवॉइस वन ई बिल हैज टू बी जनरेटेड। However, after generating these e-way bills, one consolidated e-way bill can be prepared for transportation purpose if the goods are going in one vehicle. Understanding everybody? So if you do these questions one day before, I'm sure that you will have good variety of questions in tax invoice, debit note, credit note as well as e-way bill. आई होप दैट, मतलब हम लोग ने ई इनवॉइसिंग भी कर दिया, टैक्स इनवॉइस भी कर दिया, डेबिट नोट भी कर दिया, क्रेडिट नोट भी कर दिया, सब कुछ ये पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन में तुम्हारे कवर हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस प्लीज इग्नोर मत करके जाना, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर द गेम चेंजर्स एंड उसमें से सीधे सीधे उठ के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट्स होप दैट तुम लोग ये चीज करोगे एंड आई होप दैट, आई जेन्युइनली होप दैट ये हम लोग ने जो भी किया, ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ यस, प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। जरूर बताना, जरूर बताना, काफी अच्छा लगता है आपके सब कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है दोस्तों। दिस इज अमित महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।